welcome to Get Academy Plus. So today we are going to discuss about the numericals based on the DC machines efficiency. In the previous lecture we have discussed about the efficiency of the DC machine. Now the time has now we have reached up to the time that we can use the applications which we learn in the previous lecture of the different kinds of powerful equations and all those things. Now it is the time to apply all those applications of those equations in this particular questions. So we will directly start with the numericals. The numerical first which has been taken from my side on the board, it is written in this way. लेकिन न्यूमेरिकल में क्या बोला है उसमें, a DC shunt motor with armature circuit resistance of 0.1 ohm, armature circuit resistance कितना दिया है 0.1 ohm, runs at 1000 rpm, runs at what 1000 rpm while taking an armature current of 100 ampere, while taking an armature current of 100 ampere from 230 volt DC supply, from 230 volt DC supply. The friction and windage loss is 300 watt. The friction and windage loss is given as 300 watt. So no load core losses are 1200 watt. No load core losses are given as what? 1200 watt. Total I square R losses is 2500 watt. And stray load loss equals 1% of the output. Find the sharp torque of the motor and its efficiency. Find the sharp torque of the motor and its what? Efficiency. ऐसा उसने पूछा है. दो अलग अलग पैरामीटर उसने बोले अपन को निकालने के लिए, दोनों को अपन को अच्छे से सॉल्व करना है. इसमें पहले क्या करोगे, सबसे पहले बेटा गिवन लिख लोगे. गिवन जैसे भी लिख लिया तो अपन को पता चल जाएगा कि अपन के पास पैरामीटर अवेलेबल कौन से और पूछे कौन से, मतलब दोनों के बीच में रिलेशन बस लगा के अपन को इसको सॉल्व करना है. ठीक है, देखिए उसने दिया क्या, डीसी शंट मोटर विद आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ आर का वैल्यू कितना दिया है उसने 0.1 ओम दिया है. ठीक है, स्पीड कितना दिया है 1000 आरपीएम दिया है. टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 100 एम्पीयर, सप्लाई वोल्टेज दी है 230 वोल्ट. द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, मैं उसको डायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ, पी, ठीक है, पी एफ एन डब्ल्यू, दीज आर 300 वाट. उसके बाद नो लोड कोर लॉसेस दे रखे उसने, पी कोर दे आर 1200 वाट. एंड टोटल आई स्क्वायर आर लॉसेस दे रखे उसने, आई स्क्वायर आर लॉसेस, बट दीज आर द टोटल, दीज आर 2500 वाट. And stray load loss, stray loss is equals to 1% of the P load, 0.1 times of the P load. ठीक है, इस टाइप से उसमें सारे पैरामीटर्स अपन को दे रखे हैं. अब अपन को बस दोनों के बीच में क्या देखना है कि क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया. सबसे पहले मैं पावर का इनपुट पावर निकाल लूँ. बिल्कुल, मोटर कौन सा दिया है, डीसी शंट मोटर दिया है. क्या दिया है, डीसी शंट मोटर दिया है. ठीक है, और उसने आर्मेचर करंट बोला, कौन सा करंट बोला, टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 100 एम्पीयर फ्रॉम 230 वोल्ट डीसी सोर्स. मुझे एक बात बोलेगा, डीसी मशीन में अगर मैं बात करूँ तो डीसी मशीन में टोटल आर्मेचर लॉसेस कितने आएंगे. ठीक है, तो आर्मेचर मतलब टोटल जो आई स्क्वायर लॉसेस आएंगे आपके पास, टोटल आई स्क्वायर आर लॉसेस, आई स्क्वायर आर टोटल, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, दीज आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दीज लॉसेस आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस प्लस फील्ड मल्टीप्लाई बाय आरएस. इस टाइप से हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस मतलब टोटल जो लॉसेस दे रखे कितने हैं 2500 इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट कितना दे रखा है उसने, रन्स एट 1000 आरपीएम. आर्मेचर करंट इज टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 100 एम्पीयर. सो देखिए 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना 0.1 प्लस व्हाट शंट फील्ड लॉसेस. मैं डायरेक्टली इसको पीएसएच लिख देता हूँ. ठीक है, क्योंकि वहाँ से मुझे ना पीएसएच का वैल्यू मिल गया तो फिर मुझे पीएसएच से ना उसका फील्ड करंट का वैल्यू पता करना आसान हो जाएगा. तो फील्ड करंट का वैल्यू अगर मैंने पता कर लिया तो फिर मैं वहाँ से इनपुट पावर निकालूंगा. इसके लिए मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बिकम 2500 माइनस 100 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मतलब 1000. सो दिस विल बिकम 1000. दिस इज नथिंग बट व्हाट पीएसएच. सो पीएसएच का जो वैल्यू बनेगा दिस विल बिकम 1500 वाट. कितना पे पीएसएच का वैल्यू, दिस इज नथिंग बट 1500 वाट. इस टाइप से आ गया आपके पास. ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए पीएसएच क्या होता है आपके पास, पीएसएच इज इक्वल्स टू वीएसएच मल्टीप्लाई बाय आईएसएच. शंट वोल्टेज नहीं होती बट व्हाट सप्लाई वोल्टेज कितना दिया आपको 230 वोल्ट. हाँ बिल्कुल 230 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय आईएसएच का वैल्यू दिया है क्या, नहीं, आईएसएच निकालना पड़ेगा अपन को. हाँ, इसका वैल्यू कितना दिया पीएसएच का, दीज आर 230. देखिए यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल. सो आईएसएच का जो वैल्यू आएगा दिस विल बिकम 150 डिवाइडेड बाय 23. और ये जो आएगा आपके पास करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 23. इसका मतलब करंट का वैल्यू आ रहा है 6.521.
कितना आ रहा है इसका वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू 6.521 एम्पियर। ये आ गया आपके पास क्या, आई एस एच। तो शंट फील्ड करंट की वैल्यू कितना आ गई, आई एस एच इज इक्वल्स टू 6.521 एम्पियर, इतना आ गया। ठीक है, इट इज टेकिंग एन आर्मेचर करंट ऑफ 100 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से। तो सप्लाई करंट कितनी बन जाएगी आपके पास, जो सप्लाई करंट बनेगी बेटा आपके पास, दिस विल बी आई एल विच इज इक्वल्स टू व्हाट, आर्मेचर करंट प्लस व्हाट, शंट करंट या शंट फील्ड करंट में से कह सकते हो। ठीक है, तो आर्मेचर करंट आपके पास 100 एम्पियर है, ये आपके पास 6.521 है ना। ठीक है, इतना ही लिखता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज 106.52 एम्पियर। ये आ गया मेरे पास क्या, लाइन करंट। क्या आ गया मेरे पास, लाइन करंट आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो इनपुट पावर निकालना पड़ेगा, क्योंकि मुझे आउटपुट पावर तक जाना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो मैं स्ट्रे लोड लॉस फाइंड कर पाऊंगा और मैं शाफ्ट टॉर्क फाउंड कर पाऊंगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो मुझे इनपुट पावर पता करनी पड़ेगी। तो इनपुट पावर के लिए क्या लगेगा, इनपुट पावर इज इक्वल्स टू वीटी मल्टीप्लाई बाय व्हाट, आई एल। वीटी का वैल्यू 230 मल्टीप्लाई बाय आई एल का वैल्यू 106.52। तो इसका अगर देखा जाए तो देखिए कितना आएगा इसका वैल्यू, ये जाएगा आपके पास 24500। इसका मतलब क्या, 24,500। सो दिस इज द इनपुट पावर इन वॉट। इस तरीके से आ गया आपके पास क्या, इनपुट पावर आ गया। बिल्कुल सही है। अब देखिए मेरे पास इनपुट पावर है, मेरे पास सारे लॉसेस है, तो मैं आराम से आउटपुट पावर निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं निकालूंगा, आप अच्छे से देखिएगा, उसमें कहीं भी गलती मत करना। ठीक है, क्योंकि आउटपुट पावर देखिए क्या है, आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू पी इन माइनस आई स्क्वायर आर लॉसेस सारे के सारे में आई ए, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी लॉसेस माइनस पी कोर माइनस पी रोटेशनल, ठीक है, माइनस पी स्ट्रे, माइनस में पी स्ट्रे, इस टाइप से लिख रहा हूँ। और पी स्ट्रे का वैल्यू कितना है, अपन को पता है कि पी स्ट्रे इज इक्वल टू 1% ऑफ व्हाट, पी आउटपुट। तो 1% कितना बन जाएगा, 0.01 टाइम्स ऑफ पी आउटपुट। इस टाइप से बन जाएगा आपके पास है। ठीक है, तो बस मुझे इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना। सो दिस विल बिकम पी आउट इज इक्वल्स टू, पी इनपुट पावर का वैल्यू कितना 24500 माइनस टोटल आई स्क्वायर लॉसेस बेटे कितने सर्किट में 2500 आ रहे हैं, बिल्कुल 2500। सो दिस आर द टोटल आई स्क्वायर लॉसेस माइनस कोर लॉसेस कितने आपके पास सर्किट में, अगर देखा जाए तो 1200 वाट जो है आपके पास क्या है, कोर लॉसेस है। सो दिस आर द कोर लॉसेस माइनस रोटेशनल लॉसेस कितने दिए उसने, जो फ्रिक्शन एंड विंटेज लॉसेस दिए 300 वाट दिए, कितने वाट दिए 300 वाट दिए, एंड दिस इज नथिंग बट 0.01 टाइम्स ऑफ व्हाट पी आउट। इस स्टेप से दिए उसने। तो पी आउट अगर मैं उसको इक्वेशन को अगर थोड़ा मॉडिफाई करूँ तो दिस विल बिकम 1.01 टाइम्स ऑफ पी आउट इज इक्वल्स टू, अब मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा। तो देखिए 24,500 माइनस 2500 माइनस 1200 माइनस 300, तो ये आ जाएगा मेरे पास 20,500। दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 20,500। और मुझे यहाँ से क्या पता करना है, मुझे पता करना है आउटपुट पावर। सो आउटपुट पावर विल बी 20,500 डिवाइडेड बाय 1.01, तो ये बन जाएगा आपके पास 20297.0297 वाट। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास क्या, आउटपुट पावर। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर आउटपुट पावर आ गया तो आराम से मैं शाफ्ट टॉर्क पता कर लूँगा भाई, क्योंकि आउटपुट पावर के शाफ्ट टॉर्क पता करने के लिए मुझे शाफ्ट पावर पता होना जरूरी था, और शाफ्ट पावर इज नथिंग बट व्हाट, आउटपुट पावर। सो आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू शाफ्ट पावर टी शाफ्ट। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू पी एस एच कहने से, ठीक है, मैं उसको पी शाफ्ट लिख देता हूँ। दिस इज इक्वल्स टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा। सो टी और ये मैं इसको टी शाफ्ट बोल देता हूँ। ठीक है, तो दिस इज टी शाफ्ट इज इक्वल्स टू पी शाफ्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, ओमेगा। तो शाफ्ट पावर कितना आपके पास 20297.029 डिवाइडेड बाय ओमेगा का वैल्यू कितना दिया उसने, स्पीड कितना बोला है भाई 1000 आरपीएम बोला है, तो उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करोगे, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 60। तो जो आपके पास टी शाफ्ट आएगा आपके पास, तो इस टी शाफ्ट का वैल्यू देखिए कितना आ जाएगा 2097 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका जो वैल्यू है 193.82 न्यूटन मीटर, कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 193.82
82 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, शाफ्ट टॉर्क का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, 193.82 न्यूटन मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द शाफ्ट टॉर्क। अब उसने पूछा आगे एफिशिएंसी के बारे में पूछा है, तो एफिशिएंसी आप आराम से निकाल लोगे, आउटपुट अपॉन इनपुट, द रेशियो ऑफ द आउटपुट पावर विद रिस्पेक्ट टू इनपुट पावर। सो एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू पी आउट अपॉन पी इन, तो ये आ जाएगा आपके पास, और मैं इसको परसेंटेज में निकाल रहा हूँ। सो दिस विल बिकम व्हाट, आउटपुट पावर कितना दिया आपके पास, आउटपुट पावर जो आपने निकाला है दिस इज 20297.029 डिवाइडेड बाय इनपुट पावर कितना है 24500 वाट। इस टाइप से आपके पास है, ठीक है, 20297 बिल्कुल सही है, और इनपुट पावर है आपके पास 24500। सो ये आ जाएगा 20297.029 डिवाइडेड बाय 24500 मल्टीप्लाई बाय 100, दिस विल बिकम 82.84%। कितना आ रहा है भैया, दिस इज नथिंग बट 82.84%। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ दिस डीसी शंट मोटर विच इज गिवन टू मी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, उसमें डिफिकल्टी कुछ भी नहीं थे, बस सारे के सारे पैरामीटर उसने दे दिए थे, अपन को बस अच्छे से उनको मैनिपुलेट करना था, ठीक है। तो मेरे पास जो उसके आंसर दिए हैं उसके आंसर भाई बिल्कुल सही है, जो अपने निकाला है तो करेक्ट है भाई उसका आंसर, ठीक है। और टॉर्क का वैल्यू कितना निकाला मैंने, टॉर्क का जो वैल्यू मेरे पास आया है बिल्कुल सही है भाई, अपने जो निकाला है। तो पावर का भी वैल्यू बिल्कुल सही निकाला मैंने, 82 मेरे पास जो उसके आंसर है 82.845 बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अपन बात करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, बेस्ड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द डीसी मशीन। देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में उसने बोला 10 किलोवाट 250 वोल्ट डीसी शंट जनरेटर हैज टोटल नो लोड रोटेशनल लॉस ऑफ 400 watt. The armature circuit including brushes and shunt field resistance are 0.5 ohm and 250 ohm respectively. 0.5 ohm and 250 ohm respectively. Calculate the shaft power input and the efficiency at rated load. And efficiency at what? Rated load. और पूछ रहा क्या है, shaft power input and efficiency at rated load. आगे वो पूछ रहा है calculate the maximum efficiency at rated load. Calculate the maximum efficiency at the rated load. अब इस क्वेश्चन में जो उसने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दी है ना, देखिए उसने रेटिंग दिया है। अब रेटिंग कौन सा होगा, इनपुट होगा आउटपुट होगा। इसके आगे जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप, क्योंकि याद रखना जो भी नेम प्लेट रेटिंग दी जाती है ना, द नेम प्लेट रेटिंग ऑफ द मशीन, लिख लीजिएगा कहीं पे, नेम प्लेट रेटिंग ऑफ द मशीन, नेम प्लेट रेटिंग ऑफ द मशीन इज द आउटपुट रेटिंग ऑफ द मशीन, इज द व्हाट, output rating of the machine, is the output rating of what machine, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन तो बहुत आसान हो जाएगा, फिर देखते क्या बोला है उसने। देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन पूछे उसने। कैलकुलेट द शाफ्ट पावर इनपुट, क्या पूछा है उसने, शाफ्ट पावर इनपुट पूछा। सबसे इंपॉर्टेंट बात उसने क्या कि बोला है, डीसी जनरेटर बोला है, क्या बोला है, डीसी जनरेटर बोला। शाफ्ट पावर इनपुट एंड द एफिशिएंसी एट रेटेड लोड एंड द व्हाट एफिशिएंसी एट रेटेड लोड। सबसे पहले क्या करोगे, गिवन क्या क्या उसको लिख लो, ठीक है। गिवन में देखिए क्या क्या बोला उसने, गिवन में उसने बोला कि पी आउट कितना बोला है, आउटपुट पावर इज 10 किलोवाट, आउटपुट पावर मिलके रेटेड वोल्टेज कितने दिए उसने 250 वोल्ट, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज। डीसी शंट जनरेटर एज अ टोटल नो रोटेशनल लॉस, सो पी रोटेशनल इज इक्वल्स टू व्हाट 400 वाट, ठीक है। आर ए ना RSH उसका वैल्यू दे रखा है, शंट जनरेटर बोला है ना, ठीक है। तो ये दे रखा है आपके पास 0.5 ओम एंड 250 ओम रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द शाफ्ट पावर इनपुट एंड द एफिशिएंसी एट द रेटेड लोड, इस टाइप से बोल रहा है, ठीक है। तो जब मैं डीसी शंट जनरेटर की बात करूंगा तो देखिए डीसी शंट जनरेटर कैसे निकालोगे आराम से, दिस इज नथिंग बट द डीसी शंट जनरेटर, this is the DC shunt generator, इस टाइप से। these are going to be the terminal voltages of this machine, ठीक है, इस टाइप से। this is the back EMF, ये जनरेटर जनरेटर का है तो जनरेटर का EMF EG नाम से है। this is the field winding resistance RF, this is the armature resistance RA, ठीक है। यहाँ पे एक लोड कनेक्ट किया होगा, क्या कनेक्ट किया होगा, लोड कनेक्ट किया होगा, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज, लोड करंट IL,
करंट का फ्लो आपको अच्छे से दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँ तो आई ए इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, आई एल प्लस आई एस एच, या आई एफ जो लिखना होगा वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आई एफ को यहाँ पे इसके आई एफ होते हैं, ठीक है। अब उसने बोला कि द आर्मेचर सर्किट एंड मतलब इंक्लूडिंग ब्रशेस एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंसेस उसने दे रखे हैं। उसने पूछा कैलकुलेट द शाफ्ट पावर इनपुट। शाफ्ट पावर इनपुट करने के लिए अगर आपको पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, आउटपुट प्लस ऑल द लॉसेस इन द मशीन्स व्हिच आर ऑकरिंग बेसिकली। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, द लॉसेस व्हिच आर ऑकरिंग ड्यू टू द आर्मेचर, वो पहले मैं उनको एस्टिमेट कर लेता हूँ। आर्मेचर के पहले मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया आरएसएच, तो ये तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी मैंने एस्टिमेट कर लूंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखिए मेरे पास जो शंट फील्ड सर्किट लॉसेस जो आएंगे पीएसएच, लॉसेस इन द शंट वाइंडिंग कितना आ जाएंगे, दिस विल बी वीटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आरएसएच, तो ये बन जाएगा 250 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 250, इसका वैल्यू आ जाएगा 250 वाट। बिल्कुल सही है। तो मेरे पास शंट फील्ड सर्किट में जितने लॉसेस हुए कितने हो गए, 250 वाट हो गए। अभी आर्मेचर के अगर लॉसेस पता करने हैं तो मुझे एक बात बोलिएगा, आर्मेचर के लॉसेस किस तरीके से पता करोगे, मतलब आई आर ए स्क्वायर जो होंगे, मतलब आर्मेचर लॉसेस जो होंगे रेजिस्टेंस में जो लॉसेस होंगे उसके लिए आर्मेचर करंट पता होनी जरूरी है। आर्मेचर करंट कैसे पता करोगे, आर्मेचर करंट कहाँ से लाओगे, उसने लोड का पावर दे दिया ना, आउटपुट पावर दे दिया, कितना पावर दे दिया 10 किलोवाट दे दिया, तो आप याद भी जाने वाली करंट पता कर सकते हो, फील्ड करंट, क्योंकि देखिए यहाँ की करंट तो आपको लोड से मिल जाएगी, तो इधर की करंट कैसे पता चलेगी, वीटी अपन आरएसएच कितने आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। सो दिस इज 1 एम्पियर, करो ना 250 डिवाइडेड बाय 250 कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा, बिल्कुल। और टर्मिनल वोल्टेज कितनी है अभी, टर्मिनल वोल्टेज तो 250 वोल्ट है। तो अगर मैं लोड की पावर अगर निकाल लूँ तो देखिए लोड की पावर से मुझे लोड का करंट पता चलेगा, पी एल इज इक्वल्स टू वी टी मल्टीप्लाई बाय व्हाट आई एल, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 10 किलोवाट, सो 10 टू द पावर 3। तो अगर मैं वी टी का वैल्यू लिख दूँ इसमें 250 मल्टीप्लाई बाय आई एल, दिस इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाएगा, दिस विल बिकम 4, तो आई एल विल बी व्हाट 40 एम्पियर, आई एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 एम्पियर। आर्मेचर करंट का अगर मैं वैल्यू देखूँ तो देखिए आर्मेचर करंट विल बी व्हाट, आर्मेचर करंट विल बी आई ए इज इक्वल्स टू लोड करंट इज 40, दिस इज 1, सो दिस इज इक्वल्स टू 41 एम्पियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आर्मेचर करंट। एक किसका वैल्यू बन गया भाई, आर्मेचर करंट का वैल्यू बन गया, ठीक है। आर्मेचर करंट 1 एम्पियर, सॉरी 41 एम्पियर है, क्योंकि लोड की करंट 40 एम्पियर और इसकी करंट कितनी 1 एम्पियर, ठीक है। अब मुझे पूछा कि मुझे आर्मेचर सर्किट में कितना लॉसेस हो रहा है उसके वैल्यू पूछा। सो आर्मेचर लॉसेस इज इक्वल्स टू व्हाट, आई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, उसने ब्रश का जो ड्रॉप है उसमें जो रेजिस्टेंस है, मतलब ब्रश का रेजिस्टेंस उसने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, दिस इज 41 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5। इसका अगर मैं वैल्यू देखूँ तो देखिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है, 41 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.5, ये आ जाएंगे 840.5 वाट, कितने, दीज आर नथिंग बट 840.5 वाट। दीज आर द लॉसेस विच आर गोइंग टू ऑकर इन द आर्मेचर ऑफ द डीसी मशीन। आर्मेचर लॉसेस कितने, 840.5 वाट, इस टाइप से। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला उसने, और बाकी तो सारे लॉसेस अपन के पास आ गए, रोटेशनल लॉसेस उसने दे दिया, ठीक है। रोटेशनल लॉसेस, नो लोड रोटेशनल लॉसेस वगैरह उसने सब कुछ दे दिया। तो अपन को क्या पूछा उसने, शाफ्ट पावर पूछा है, तो बेटा जनरेटर है तो शाफ्ट पावर क्या रहेगा, दिस विल बी द इनपुट पावर, शाफ्ट बी शाफ्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, पी इन व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, पी आउट प्लस जनरेटर का जो मैंने पावर फ्लो डायग्राम निकाल के दिया था, मैं जो ड्रॉ करके दिया था, जो मैंने समझाया तो पूरा का पूरा आपको अभी रिकॉल करना है, ठीक है। आउटपुट पावर प्लस रोटेशनल लॉसेस, इसमें ही आ जाएंगे फ्रिक्शन विंडेज एंड मैकेनिकल लॉसेस, प्लस व्हाट आर्मेचर कॉपर लॉसेस, ठीक है, प्लस व्हाट शंट फील्ड वाइंडिंग लॉसेस, ठीक है, पी शंट फील्ड वाइंडिंग लॉसेस। तो इनपुट पावर सॉरी हाँ करेक्ट है। तो आउटपुट पावर कितने दी आपको, 10 किलोवाट दी है, सो 10 टू द पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3, प्लस रोटेशनल लॉसेस कितने दे रखे हैं आपके पास, रोटेशनल लॉसेस 400 वाट दिए हैं, ठीक है। सो दिस विल बी 400 वाट प्लस आर्मेचर सर्किट में कितने लॉसेस हो रहा है, 840.5 वाट, सो दीज आर नथिंग बट 840.5 वाट प्लस शंट फील्ड सर्किट में जो लॉसेस हो रहे कितने 250। तो यहाँ से जो आपके पास जो पावर आएगी ना, दैट विल बी नथिंग बट शाफ्ट पावर, दैट विल बी नथिंग बट व्हाट इनपुट पावर। सो देखिए कितना आ रहा है उसका वैल्यू, 400 प्लस 840.5, 840.5 प्लस 250, 11,490.5, these are 11,490.5 watt, these are nothing but what, these are nothing but the input, this is nothing but what, input power actually generated,
ठीक है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, शाफ्ट पावर, पी शाफ्ट, दिस इज 11.490 किलोवाट, दिस इज द इनपुट पावर ऑफ द जनरेटर। एक्चुअली किसका पावर होगा, दिस विल बी द पावर प्रोवाइडेड बाय द प्राइम मूवर ऑफ द जनरेटर, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट द पावर प्रोवाइडेड बाय द प्राइम मूवर ऑफ द जनरेटर। अब उसने पूछा कि आगे इफिशिएंसी भी पूछा है एट रेटेड लोड पे, तो इफिशिएंसी की बात करोगे तो इफिशिएंसी ईटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू व्हाट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो आउटपुट पावर आपके पास कितना है, आउटपुट पावर तो 10 किलोवाट, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय दिस इज 11.490 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 100। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, पर अब उसका कैलकुलेशन कर सकते हो आप आराम से। सो दिस इज 87.02%, 87.02%, this is the efficiency of this machine when it is run at a rated load, when it is run at what, a rated load। समझ में आ गई बात, इस तरीके से अपन को इस मशीन को सॉल्व करना था, मतलब इसके जो न्यूमेरिकल थे उनको अपन को इस तरीके से सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब उसने देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, कैलकुलेट द मैक्सिमम एफिशिएंसी एट रेटेड लोड, कैलकुलेट व्हाट, मैक्सिमम एफिशिएंसी एट द रेटेड लोड। बेटा कभी भी याद रखना कि जब आप ट्रांसफार्मर की बात करें, इंडक्शन मशीन की बात करें, सिंक्रोनस मशीन की बात करें, डीसी मशीन की बात करें, जब भी आप मैक्सिमम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो कांस्टेंट लॉसेस और जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं दोनों लॉसेस सेम होना जरूरी है। एक्चुअली मैं उसका आपको एक्सप्रेशन नहीं कराया क्योंकि एग्जाम्स में कभी पूछा नहीं जाता है, तो बस मुझे लगता था कि आपको ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है क्योंकि अपन को बहुत बार पूछा जाता है ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर में बहुत बार समझाया आपको कि जब भी आप मशीन की बात करोगे तो इन एनी काइंड ऑफ machine whenever you are required to have the maximum efficiency, then the condition for the maximum efficiency is that the constant losses must be equals to the variable losses, then it is possible to obtain the maximum efficiency, otherwise you will not able to find the value of the maximum efficiency। ठीक है, तो देखिए अगर मुझे अभी सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर मैं जा रहा हूँ तो सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या है ना, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर व्हाट, मैक्सिमम efficiency P constant must be equals to what, P variable। अभी क्या है, लॉसेस है बेटा, क्या है ना, वेरिएबल लॉसेस और कौन से कांस्टेंट लॉसेस है। अब कांस्टेंट लॉसेस में मैं आपको समझा, अब आपको याद आ रहा होगा मैं इतना सब कुछ क्यों मतलब कि शंट फील्ड वाइंडिंग जो होगी, सॉरी शंट मोटर में कौन से कांस्टेंट लॉस है, वेरिएबल लॉसेस होते हैं, सीरीज मशीन में कौन से लॉसेस होते हैं, वेरिएबल कौन से होते हैं, कांस्टेंट कौन से होते हैं, और जो आपका लॉन्ग शंट मशीन था उसमें भी मैंने समझा था कि वेरिएबल लॉसेस कौन से है, कांस्टेंट लॉसेस कौन से है, तो उसका अभी आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस देखिए कौन कौन से होने वाले हैं, रोटेशनल लॉसेस जो होंगे कांस्टेंट लॉसेस होंगे, सो पी रोटेशनल प्लस व्हाट, पी शंट फील्ड वाइंडिंग, दीज आर द कांस्टेंट लॉसेस। एंड वेरिएबल लॉसेस कौन से होंगे, आर्मेचर लॉसेस, कौन से लॉसेस होंगे, आर्मेचर लॉसेस। सो दिस विल बी व्हाट, आर्मेचर लॉसेस का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस। रोटेशनल लॉसेस एंड शंट फील्ड वाइंडिंग लॉसेस, ये तो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू तो जो इसके पहले था वही वैल्यू इसका यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो इसमें चेंज क्या होने वाली है, आर्मेचर करंट चेंज होगी। क्यों, क्योंकि भाई मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लोडिंग कितनी वो तो पता नहीं ना, तो वो तो यहाँ से पता चलेगी अपन को। और जैसे अपन ट्रांसफार्मर में करते थे, ट्रांसफार्मर में क्या करते थे अपन, अगर आपको याद आ रहा हो तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप पी कोर इज इक्वल्स टू व्हाट, पी सी यू इसकी बात करते थे, तो पी कोर क्या होता था आपके पास, पी आई से इंडिकेट करते थे आयरन लॉसेस, और इसको आप लिखते थे क्या, आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट, इस टाइप से लिखते थे। तो आई का जो वैल्यू आता था आपके पास तो वो होता था पी आई अपॉन व्हाट, आर इक्विवेलेंट, इस टाइप से होता था। कुछ याद आ रहा है, ऐसा अपने ट्रांसफार्मर में समझा था। ठीक है, तो सेम आपको यहाँ पे भी देखना है, तो यहाँ से आपको आर्मेचर की करंट देखनी पड़ेगी कि जिस करंट पे अपन को मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए करंट का वैल्यू कितना होगा वो अपन यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू रोटेशनल लॉसेस कितने, 400 वोल्ट, सॉरी 400 वाट, प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग लॉसेस आर 250, और आर्मेचर करंट का वैल्यू अगर देखा जाए तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस विल बिकम 650 डिवाइडेड बाय आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 0.5, दिस विल बी व्हाट, 0.5 ही है ना आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, करेक्ट 0.5। उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो आपके पास आर्मेचर की जो करंट आएगी बेटा, तो आर्मेचर की करंट देखिए कितनी आने वाली है, शंट फील्ड वाइंडिंग लॉसेस 250 है ना, बिल्कुल। सो दिस विल बिकम 650 डिवाइडेड बाय 0.5, 1300, और उसका अंडर 36.055 एम्पियर। देखिए कितना है, दिस इज नथिंग बट 36.055 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज गोइंग टू ऑकर, एट विच व्हाट, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी इज गोइंग टू ऑकर। ठीक है, देखिए अगर आपको अभी आर्मेचर करंट का वैल्यू पता चल गया कि जहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी आ सकती है, तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए आपको क्या चाहिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाना है और बस वैल्यूज पुट करके उसका आंसर निकालना है। सर कैसे निकालेंगे भाई, मुझे एक बात बोलो,
सिंपल बात है, क्या बात है, बस अभी क्या करना है आपको, इनपुट पावर पता कर लेनी पड़ेगी, क्योंकि इनपुट पावर का वैल्यू जब तक पता नहीं तब तक एफिशिएंसी कैसे पता कर पाओगे, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट होगा ना, ठीक है। तो देखिए, जो आर्मेचर करंट का वैल्यू कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल सकती है इन दिस डीसी मोटर, तो उसका वैल्यू 36.055 एम्पियर। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे सर इसको आपने एस्टिमेट क्यों किया? भाई जब मैं उसके लोड के पावर की बात करूंगा तो लोड का पावर तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा ना, क्योंकि लोड का पावर में VT मल्टीप्लाई बाय IL आता है, और IL किसके ऊपर डिपेंड करता है? IA इज इक्वल्स टू, इन केस ऑफ जनरेटर, IL प्लस IF, स्टेप से अपन लिखते हैं, जो IL का पावर आएगा दैट विल बी IA माइनस व्हाट IF। अगर IA अगर आपका चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली कि आपका IL भी चेंज होने वाला होगा, बिल्कुल, क्योंकि IA का वैल्यू अभी 36.055 आ रहा है। तो देखिए ये हो जाएगा आपके पास 36.055 माइनस दिस इज 1, तो IL का वैल्यू कितना आ गया है? दिस इज 35.055 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ द लोड करंट। किसकी वैल्यू भाई? लोड करंट की। और लोड करंट का वैल्यू आपका इस तरीके से वैरी होने वाला है, क्योंकि लोड करंट की जो वैल्यू है वो कितना होना चाहिए? 35.055 एम्पियर होना जरूरी होगा, तब जाके आपके लोड को मैक्सिमम मैक्सिमम एफिशिएंसी, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरी मशीन उस टाइम पे मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क कर रही होगी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं बात करी तो देखिए भाई मुझे तो मिल ही गया है, तो यहाँ से मैं आउटपुट पावर पता ही कर लूंगा, बिल्कुल सही है। तो आउटपुट पावर कैसा आएगा? आउटपुट पावर PL इज इक्वल्स टू व्हाट? VT मल्टीप्लाई बाय लोड करंट IL, इस टाइप से आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा दिस विल बिकम 250 मल्टीप्लाई बाय 35.055 एम्पियर। तो ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा? दिस विल बिकम 250 मल्टीप्लाई बाय 35.055, दिस विल बी 8763.75, 8763.75 वाट। ये आ जाएगा क्या? PL का वैल्यू आ जाएगा। किसका वैल्यू आ जाएगा भैया? PL का वैल्यू आ जाएगा। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर ये तो ठीक है कि आपने PL का वैल्यू निकाल लेगा, अब जो इनपुट पावर है जनरेटर को कैसे निकालोगे? भाई क्या डिफिकल्टी उसमें है? आपने यहाँ पे क्या लिखा था? बस यही वाला तो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही है आपकी बात? ठीक है, यही वाला तो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा आपको। आउटपुट पावर आपको पता चल गई, फिर आउटपुट पावर में जितने भी लॉसेस है सारे के सारे लॉसेस आप उसमें लिख दीजिएगा। सो इनपुट पावर इज इक्वल्स टू P आउट प्लस P रोटेशनल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट लॉसेस है, ये तो चेंज होने नहीं वाले, प्लस व्हाट? P शंट, ये भी चेंज नहीं होने वाले, प्लस व्हाट? I स्क्वायर RA लॉसेस, I स्क्वायर RA आर्मेचर करंट की वजह से आने वाले लॉसेस, आर्मेचर करंट के लॉसेस, आर्मेचर लॉसेस भी चेंज होने वाले होंगे, ठीक है। तो देखिए भाई इसकी अगर मैं बात करूँ तो आउटपुट पावर आपके पास कितना है? 8763.75 वाट, प्लस रोटेशनल लॉसेस कितने? 400 watt, प्लस शंट लॉसेस कितने? द लॉसेस विच आर ऑकरिंग इन द शंट फील्ड वाइंडिंग ऑफ द डीसी शंट जनरेटर, दीज आर 250 वाट, प्लस आर्मेचर करंट के लॉसेस होंगे 36.055, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया है उसने? हाँ नहीं दिया ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस के बारे में, हाँ बिल्कुल भाई बोला है 0.5 ओम दिया है उसने आर्मेचर रेजिस्टेंस, कितना दिया? 0.5 ओम दिया, ठीक है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस में मैं लिख लेता हूँ दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम 0.5, ठीक है, इस टाइप से। तो देख लेते फिर अभी उसका वैल्यू किस तरीके से आ रहा है। दिस प्लस 400 प्लस 250 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 36.055, इसका स्क्वायर। तो जो इनपुट पावर आ रहा है आपके पास वो आ रहा है 10,063.73, दिस इज व्हाट? 10,063.73 watt. This is what? This is nothing but the input power. This is nothing but what? Input power, which is equals to what? Which is equals to 10,063.73 watt. This is the value of the input power. इसका मतलब देखिए आपके पास बेटा अभी आउटपुट पावर भी आ गया है, अब आपके पास इनपुट पावर भी आ गया है। अब आपको क्या है ना एफिशिएंसी निकालनी, तो एफिशिएंसी किस तरीके से निकाल पाओगे आप? एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर अपॉन व्हाट? इनपुट पावर। आउटपुट पावर मीन्स व्हाट? PL, और इनपुट पावर मीन्स व्हाट? P शफ्ट। तो आउटपुट पावर कितना रहेगा आपके पास? इट इज़ 8763.75 डिवाइडेड बाय 10,063.73। तो इसका अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो देखिए भाई इसका वैल्यू किस तरीके से आने वाला है। दिस इज मल्टीप्लाई बाय 8763.73, इसका वैल्यू आ जाएगा 87.082%, मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दीजिएगा। दिस विल मल्टीप्लाई बाय 100, देन दिस विल बिकम 87.082%। कितना आ रहा है? दिस इज नथिंग बट 87.082%। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ द एफिशिएंसी। मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आएगी आपके पास, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? इट विल बी 87.082%। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर अ डीसी शंट जनरेटर। और मैक्सिमम एफिशिएंसी पे तो आपके पास जो आर्मेचर की करंट होगी उसका वैल्यू होगा 36.055 एम्पियर। कितना? 36.055 एम्पियर विल बी द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करंट एट विच द मैक्सिमम एफिशिएंसी हैज टू ऑकर फॉर दिस पर्टिकुलर जनरेटर,
ठीक है, देखिए बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्या बोला क्वेश्चन में, और 10 किलोवाट 900 आरपीएम 400 वोल्ट डीसी शंट मोटर, क्या बोला उसने, डीसी शंट मोटर के बारे में बात करते हैं। हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग ब्रशेस इज 1 ओम एंड शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम, शंट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। द एफिशिएंसी एट रेटेड लोड इज 85%। एफिशिएंसी कितना दिया उसने एट रेटेड लोड पे 85%। अज्यूम द फ्लक्स टू रिमेन कांस्टेंट, assume the flux to remain constant, flux constant बोल दिया उसने। कैलकुलेट द नो लोड आर्मेचर करंट, पूछा क्या है उसने, नो लोड आर्मेचर करंट पूछी है। कैलकुलेट द स्पीड व्हेन द मोटर ड्रॉस 20 एम्पियर फ्रॉम द मेंस। कैलकुलेट द आर्मेचर करंट व्हेन द इनिशियल टॉर्क डेवलप इज 98.5 न्यूटन मीटर। इस टाइप से उसने बोला है, ठीक है। अब सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं कि भाई वो जो बोल रहा है कि मतलब क्या क्या उसने एक्सपेक्ट किया अपन से, सारी चीज़ें अपन निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए उसने एफिशिएंसी वाले बारे बात कर दी है, तो पहले क्या करोगे भाई, गिवन लिख लोगे, क्योंकि गिवन से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएगी अपन को, ठीक है। गिवन में देखिए क्या क्या लिखोगे आप। हाँ, उसने बोला है 10 किलोवाट, तो आउटपुट पावर दे रखा है आपको, पी आउट इज इक्वल्स टू 10 किलोवाट। स्पीड दे रखा है रेटेड कितना है 900 आरपीएम, और ये जो पावर दी होती है कौन सी होती है, आउटपुट पावर होती है, मैं पहले बोला हूँ आपको। टर्मिनल वोल्टेज कितना दे रखा है, supply voltage is 400 volt and armature resistance including the brushes is given as 1 ohm. shunt field resistance RSH कितना दिया है, it is 400 ohm and the efficiency at the rated load is given as 85%, इसका मतलब it is 0.85, ठीक है। and assume the flux to be constant। अब flux कैसा है भाई, flux उसने दे रखा है अपन को constant। तो पूछा कि कैलकुलेट द नो लोड आर्मेचर करंट। नो लोड आर्मेचर करंट कहाँ से निकालोगे, कहाँ से निकालोगे, उसके लिए नो लोड लॉसेस पता होने चाहिए, तो नो लोड लॉसेस से पता कर लेंगे, EBI वगैरह नो लोड वाला उस टाइप से पता कर लेंगे। देखते हैं कैसे पता करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, देखिए एफिशिएंसी से आप क्या पता करें, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। सो इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, आउटपुट पावर कितनी है 10 किलोवाट, सो दिस इज 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 0.85। तो यहाँ से जो अपन को जो उसका एफिशिएंसी मिलेगा भाई, उसका वैल्यू का 10 डिवाइडेड बाय 0.85, 11.764, दिस इज 11.764 किलोवाट, दिस इज द इनपुट पावर, दिस इज द व्हाट इनपुट पावर। समझ में आ रही बात। अब आगे क्या है ना, इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों के बीच में कोई लॉसेस कितने हो रहे हैं उसके बारे में पता करना जरूरी पड़ेगा। लेकिन उसके लिए देखिए नो लोड पे अगर आर्मेचर करंट की बात की जाए तो आर्मेचर करंट कैसे निकालोगे, तो उसके लिए देखिए मेरे पास क्या क्या है, मुझे एक बात बोलिए, शंट फील्ड लॉसेस कितने आएंगे, PSH जो आएंगे भाई, दिस विल बी शंट फील्ड लॉसेस आर गोइंग टू बी इक्वल्स टू 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400, सो दिस विल बी 400 वाट, ठीक है। और कोई लॉसेस के बारे में उसने बोला है, बिल्कुल नहीं है, तो अपन उसको कैसे निकालेंगे फिर। तो देखिए आउटपुट पावर इनपुट पावर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें क्या क्या आ रहा है। P in losses is equals to what, total losses is equals to input power minus output power। तो मुझे एक बात बोलिए, इनपुट पावर आपके पास कितना है 11.764, 11.764 माइनस 10, दिस इज व्हाट, हाँ 1.764 किलोवाट। दीज आर द व्हाट, दीज आर नथिंग बट द टोटल लॉसेस, दीज आर नथिंग बट व्हाट टोटल लॉसेस। ये आपके पास क्या होने वाले भाई, टोटल लॉसेस होने वाले हैं, ठीक है। अब इस लॉसेस में आर्मेचर करंट लॉसेस भी है, और इसमें ही रोटेशनल लॉसेस भी, इसमें फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, उसमें मैकेनिकल लॉसेस है, और इसमें शंट फील्ड लॉसेस भी। अब उसमें मुझे अगर आर्मेचर करंट की वजह से जो आने वाले लॉसेस उनको अगर देखना होगा तो कैसे देख पाओगे आप उसको। तो आर्मेचर करंट लॉसेस के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इनपुट पावर पता है आपको, बिल्कुल सही है 11.674, तो वहाँ से मुझे इनपुट करंट पता चल जाएगी। इनपुट करंट देखिए कैसे पता करोगे, इनपुट करंट P in इज इक्वल्स टू VT मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर्मेचर करंट IL, सॉरी लाइन करंट IL। VT P in का वैल्यू पता है 11.674 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 3 इज इक्वल्स टू VT का वैल्यू 400 मल्टीप्लाई बाय IL। सो जो लाइन करंट जो आएगी आपके पास, लाइन करंट जो आने वाले 11.764 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 400, ये आ जाएगा 29.41 एम्पियर। कितना आ रहा है, दिस इज नथिंग बट 29.41 एम्पियर।
अब आपके पास जो मशीन दी है, कौन सी मोटर दी है आपके पास? द मोटर विच हैज़ बीन गिवन टू अस, इट इज़ अ डीसी शंट मोटर। कौन सा मोटर है? डीसी शंट मोटर। बट अगर डीसी शंट मोटर की बात की जा रही है तो उसमें जो लाइन करंट, आर्मेचर करंट, फील्ड करंट, इन तीनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो रिलेशन किस टाइप से होता है? ठीक है, वो होता है आई एल इज इक्वल्स टू आर्मेचर करंट आई ए प्लस व्हाट? फील्ड करंट आई ए। अब अपन को लाइन करंट का वैल्यू पता है 29.41, फील्ड करंट का वैल्यू कितना है भाई? फील्ड करंट यहाँ से तो आपने पता कर ही लिया होगा, वी टी बाई आर एस एच। तो यहाँ से आप उसको पता कर ही लोगे ना, वी टी अपॉन आर एस एच इज इक्वल्स टू आई एफ, दिस इज इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाई 400, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, तो आपके पास जो उसका वैल्यू आ गया भाई आर्मेचर लाइन कर फील्ड करंट का, इट इज़ 1 एम्पियर। सो आई ए का जो वैल्यू आ जाएगा, दिस इज 28.41 एम्पियर। आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना आ गया भाई? दिस इज नथिंग बट 28.41 एम्पियर। कितना आ गया? 28.41। ठीक है, इस टाइप से आ गया। अब आपको देखिए आगे क्या क्या देखना है। जो उसने बोला उसमें अगर देखा जाए, आर्मेचर करंट का तो वैल्यू यहाँ पे पता चल ही गए हो, तो ये ठीक है। फिर आर्मेचर करंट की वजह से आने वाले आई स्क्वायर आर लॉसेस देख लेते हैं। सो पी आर्मेचर मतलब लॉसेस ड्यू टू द आर्मेचर करंट, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? आई ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आर्मेचर रेजिस्टेंस। सो दिस इज 28.41 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आर्मेचर रेजिस्टेंस 1 ओम। सो दिस इज -1 इसका स्क्वायर 807.128 807.128 watt. These are the losses due to the armature. These are the what? Losses due to the armature. अब मुझे बेटा नो लोड करंट पता करनी है। क्या पता करनी है मुझे? नो लोड करंट पता करनी है। अब नो लोड करंट पता करने के लिए देखिए, मैं इसमें से जो बहुत सारे लॉस, मतलब कि इसमें से अगर मैं दोनों लॉसेस को माइनस कर दूं या रिड्यूस कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, कौन से शंट फील्ड लॉसेस को और आर्मेचर लॉसेस को, तो आराम से मुझे वहाँ पे पावर डेवलप्ड एट नो लोड वाला पता चल जाएगा। ई बी मल्टीप्लाई बाय आई ए का इक्वेशन लगा के मैं उसको आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। देखते कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए जो एक्चुअल लॉसेस जो होंगे कि रोटेशनल लॉसेस या कोर लॉसेस जो बचेंगे, फिर रोटेशनल लॉसेस, रोटेशनल लॉसेस ये क्या रहेंगे आपके पास? जो टोटल लॉसेस है उसमें से 1764 माइनस 807 माइनस व्हाट? 807.128 माइनस 400, अगर इनको माइनस कर दूँ मैं, तो यहाँ पे जो भी कुछ बचेंगे आपके पास वो क्या बचेंगे? 1764 माइनस 807.128 माइनस 400, इसका वैल्यू आ जाएगा 556.87। ये आ गए क्या भाई आपके पास? ये आ गया आपके पास रोटेशनल लॉसेस। और मैं कह सकता हूँ कि नो लोड लॉसेस, रादर देन सेइंग दिस आई कैन डायरेक्टली से दिस आर द नो लोड लॉसेस। नो लोड या एट नो लोड, पावर डेवलप्ड एट नो लोड, मैं उसको डायरेक्टली कर देता हूँ। पी डेवलप्ड एट नो लोड, एट व्हाट? नो लोड। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? ई बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आई ए एट नो लोड। ई बी मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आई ए एट नो लोड। अब ई बी का इक्वेशन एट नो लोड पे कैसे लिख पाओगे आप? वी टी माइनस आई ए एन एल मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आर ए, दिस इज मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आई ए एन एल, दिस इज इक्वल्स टू वाई 556.87। ठीक है, वी टी का वैल्यू अपन को पता है 400 माइनस आई ए एन एल आर ए, इसका वैल्यू तो 1 ही है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट? आई ए एन एल इज इक्वल्स टू 556.87 इस टाइप से। तो आई ए का जो वैल्यू आ जाएगा आई ए एन एल का, दिस माइनस 400 आई ए एन एल प्लस 556.872 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से जो आपके पास आई ए एन एल का जो वैल्यू आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करोगे, क्योंकि इतना सॉल्व करने के लिए आपके पास कैलकुलेटर वगैरह मेरे पास भी है, लेकिन ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्टली उसका वैल्यू बता देता हूँ आपको कि उसका वैल्यू जो मेरे पास आया है भाई, इसका वैल्यू आया है मेरे पास 1.39 एम्पियर के आसपास है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप उसको फिर से एक बार कैलकुलेट करके देखना, हो सकता है मेरा कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। तो दिस इज 1.39 एम्पियर है। आप उसको फिर से एक बार खुद सॉल्व करके देखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मेथड लगा के आप उसको आराम से निकाल पाओगे। डिफिकल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि उसको कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर में कर सकता हूँ, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, आप उसको निकाल सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ इक्वेशन तो सॉल्व करनी है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन था आपका, ये वाला जो क्वेश्चन था, उसका सब क्वेश्चन जो था पहला, नो लोड आर्मेचर करंट का वैल्यू आ गया 1.39 एम्पियर। अब उसने आगे क्या पूछा है? कैलकुलेट द स्पीड व्हेन द मोटर ड्रॉस 20 एम्पियर फ्रॉम द मेंस। जब मोटर कितना ड्रॉ कर रहे हैं? 20 एम्पियर ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम मेंस, तो उस टाइम पे उसने स्पीड पूछी है। तो मुझे एक बात बोलिए, एट
900 आरपीएम जो कि उसका रेटेड स्पीड है, इस टाइम पे अपन ईबी का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में अपन 20 एम्पियर के लिए कितना स्पीड आएगा उसके लिए निकाल लेंगे। एट 900 एम्पियर ईबी इज इक्वल टू व्हाट, वीटी माइनस मोटर दिया है ना IARA, वीटी का वैल्यू 400 माइनस आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना है, एक्चुअल जो उसके रेटेड करंट है वो कितनी है 28.41 एम्पियर। सो दिस इज 28.41 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1 ओम। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, दिस विल बिकम 400 माइनस 28.41 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस विल बी 371.59 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ बैक EMF EB इंड्यूस्ड इनटू द मशीन, ठीक है, एट 900 आरपीएम। समझ में आ रही बात। अब उसने पूछा क्या है, एट 20 एम्पियर के लिए कितना होगा, एट 20 एम्पियर। मुझे एक बात बोलिएगा, आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, IA इज इक्वल्स टू IL माइनस वॉट IF, इस टाइप से आ जाएगा। दिस विल बी 20 माइनस 1, दिस विल बी वॉट 19 एम्पियर। दिस इज द आर्मेचर करंट। ये क्या आपके पास आर्मेचर करंट का वैल्यू कितना है भाई, 19 एम्पियर है। अब आपको क्या करना है, उसने जो पूछा है उसमें अगर सेकंड कंडीशन अगर देखा जाए तो उसने पूछा है कि एट मतलब कि 20 एम्पियर पे उसका स्पीड कितना आएगा, ठीक है। पर फिर इसके लिए अपन क्या करते हैं, ईबी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ईबी इज इक्वल टू वीटी माइनस IARA, ठीक है। वीटी का वैल्यू 400 माइनस दिस इज 19 माइनस 1, सॉरी 19 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 381 वोल्ट। कितना आ जाएगा 381 वोल्ट, ये आ जाएगा ईबी का वैल्यू। फिर अब यहाँ से तो इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, सही है कि नहीं, क्योंकि क्या EB1 अपॉन EB2 इज इक्वल्स टू K5 मल्टीप्लाई बाई N1, 5 कर देता हूँ, K52 मल्टीप्लाई बाई N2। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ते तो उसने बोला है कि फील्ड फ्लक्स कांस्टेंट के बारे में ऐसा कुछ उसने बोला है। उसने बोला है कि द फ्लक्स टू रिमेन कांस्टेंट, अज्यूम द फ्लक्स टू रिमेन कांस्टेंट, उसने ऐसा बोल भी दिया उसमें, देखिएगा अज्यूम द फ्लक्स टू रिमेन कांस्टेंट। आप अगर देखते हैं कि जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना तो मैं ना ऐसा अंडरलाइन करके चलता हूँ उसको, ग्रीन पेन से, रेड पेन से या ब्लैक पेन से, किसी भी पेन से, बस इसके लिए कि क्वेश्चन में बेसिकली उसने पूछा क्या और दिया क्या है बहुत अच्छे से क्लियर रहे, इसके लिए मैं उसको अंडरलाइन करता हूँ। क्योंकि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अगर क्वेश्चन का अच्छा है तो आप उसको आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे, लेकिन यही अगर अच्छे से क्लियर नहीं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो EB1 का वैल्यू और EB2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिएगा, दिस विल बिकम 371.59 डिवाइडेड बाय EB2 का वैल्यू कितना है भाई, दिस इज 381.51, ये तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों का आंसर सेम ही है, मतलब कि कांस्टेंट ही है, n डिवाइडेड बाय व्हाट N2। सो N2 का जो वैल्यू आएगा भाई आपके पास, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 900 मल्टीप्लाई बाय 381 डिवाइडेड बाय 371.59, कितना 371.59, इसका वैल्यू आ जाएगा 922.79 आरपीएम। N2 इज इक्वल्स टू 922.79 आरपीएम। इस तरीके से क्या आने वाला है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द स्पीड एट 20 एम्पियर फ्रॉम द सप्लाई में, व्हेन योर मशीन विल टेक्स फ्रॉम द सप्लाई 20 एम्पियर, एट दैट टाइम द स्पीड ऑफ द मशीन विल बी रिड्यूस्ड टू व्हाट, सॉरी इट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 20 एम्पियर, इट विल बी इंक्रीज फ्रॉम 900 आरपीएम टू द 920 आरपीएम, क्योंकि यहाँ पे आर्मेचर करंट का वैल्यू कैसा होगा है कम हो गया है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन, क्योंकि उसमें ज़्यादा था उस टाइम पे, ठीक है। खैर इसमें तो उसने जो पूछा था उसमें तो दो क्वेश्चंस थे वो तो अपने सॉल्व कर दिए। उसने आगे क्या पूछा है, कैलकुलेट द आर्मेचर करंट व्हेन द इनिशियल टॉर्क डेवलप्ड, इनिशियल टॉर्क डेवलप इज व्हाट 19.5 न्यूटन मीटर के बारे में बोलते हैं। अब देखिए उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आपके पास कोई भी एक EB का वैल्यू पता है, आपको स्पीड पता है, तो वहाँ से K5 का वैल्यू पता कर लीजिएगा, फिर आप उसको आराम से सॉल्व कर लो। देखिए कैसे पता करो, क्योंकि अपन को टॉर्क एक्सप्रेशन में अगर करंट पूछा है तो भाई उसके लिए अपन को K5 का वैल्यू पता ही होना चाहिए। पहले देखिए अपन को क्या चाहिए और उसको कैसे निकाल सकते हैं, पहले मैं वो बता देता हूँ। अपन को क्या चाहिए, देखिए उसने चाहिए क्या, टॉर्क इज इक्वल टू K5 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट, ऐसा होता है। K5 क्या है, फाई तो कांस्टेंट है, उसने बोला है अज्यूम द फ्लक्स टू बी कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट है, सो आई विल कंसीडर इट एज अनदर कांस्टेंट KT, दिस इज आर्मेचर करंट I है, दिस इज व्हाट टॉर्क। अब टॉर्क का वैल्यू कैसा है, उसने टॉर्क का वैल्यू दे दिया कितना 98.5 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू KT मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट। उसने अगर आर्मेचर करंट की वैल्यू पूछी है आपको तो KT का वैल्यू पता होगा तभी तो आप उसको आर्मेचर करंट को फाइंड कर पाओगे, और अब यहाँ पे पता ही नहीं तो कैसे पता कर पाओगे। KT की तो भाई अपन EB की इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, कैसे भाई, और देखिए वो तो पैरामीटर मतलब फिजिकल पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, KT तो चेंज नहीं होगा। जो EB 900 आरपीएम मतलब जो KT 900 आरपीएम के लिए आएगा वही आपको 922 आरपीएम के लिए आएगा, तो किसी से भी एक कंडीशन से आप उसको सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए मैं क्या करूँगा, EB इज इक्वल्स टू K5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन, स्टेप से होता है। सो EB इज इक्वल्स टू KT मल्टीप्लाई बाय व्हाट, ओमेगा एन का वैल्यू क्या है, ओमेगा एन, ठीक है, दिस इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 900 आरपीएम
डिवाइडेड बाय 60। ईबी का वैल्यू कितना था भाई 900 आरपीएम पे, दिस वाज 371.59। देखिए यहाँ से कैंसिल, ये कैंसिल, दिस इज 3, दिस इज 30। ठीक है, तो आपके पास जो केटी का वैल्यू आएगा दिस विल बिकम 371.59 डिवाइडेड अबाउट 35, तो ये आ गया आपके पास क्या केटी का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आ गया आपके पास, केटी का वैल्यू आ गया अभी। ठीक है, उसके आगे अगर सपोज मुझे आर्मेचर करंट का वैल्यू पूछा तो दिस इज 98.5 इज इक्वल्स टू 371.59 डिवाइडेड बाय 30 पाई मल्टीप्लाई बाय व्हाट आर्मेचर करंट। तो जो आर्मेचर करंट का वैल्यू बनेगा आपके पास, सॉरी के का नहीं, आई ए का जो वैल्यू बनेगा आपके पास, दिस विल बिकम 98.5 मल्टीप्लाई बाय 30 पाई डिवाइडेड बाय 371.59। तो यहाँ से जो उसका वैल्यू आएगा उसको मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। 98.5 मल्टीप्लाई बाय 30 पाई डिवाइडेड बाय 371.59, 24.98 एम्पियर। कितना है भैया 24.98 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द आर्मेचर करंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट आर्मेचर करंट। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से इस काइंड ऑफ क्वेश्चंस को आप अप्रोच कर सकते हैं। इसमें डिफिकल्टी बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बस एफिशिएंसी दे दी थी और वहाँ से अपन को चीज़ें फाइंड करनी थी। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं भैया। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे अगर डाउट आ रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर मुझे सो एंड सो क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली वहाँ पे लिख दीजिएगा, मैं उसको आंसर करूँगा। और किस काइंड ऑफ अप्रोच चाहिए और कहाँ पे आप गलती कर रहे हैं वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे डाउट होगा तो आप डेफिनेटली नीचे लिखना मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आई होप कि शायद आपने इस एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या बोला है क्वेश्चन में, 5 किलोवाट 200 वोल्ट डीसी शंट मोटर has armature resistance of 1 ohm and field resistance of 100 ohm. The no load the motor draws 6 ampere current from a 200 volt supply and runs at 1000 rpm. Then find the rotational loss of the machine and the no load torque. बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले डेटा क्या लिख लेते हैं, फिर बाद में बात करते हैं कि क्या पूछा और कैसा, मतलब कैसे उसको निकालेंगे। गिवन क्या क्या है, 5 किलोवाट क्या है भाई, ये रेटिंग ऑफ द मशीन है, मतलब आउटपुट पावर कितना है उसका, पी आउट इज इक्वल्स टू 5 किलोवाट। टर्मिनल वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। डीसी शंट मोटर हैज एन आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ आर ए इज इक्वल्स टू 1 ohm and shunt field resistance RSH is equals to 100 ohm. At no load the motor draws IANL कितना है भाई 6 एम्पियर है from 200 volt supply and runs at no load speed कितना है, मतलब उसका 1000 rpm। कितना है नो लोड स्पीड 1000 rpm। और पूछा क्या, रोटेशनल लॉसेस पूछा है एंड द नो लोड टॉर्क। सबसे पहले क्या फाइंड करोगे आप, ठीक है, ISH फाइंड कर लीजिए। ISH इज इक्वल्स टू VT अपॉन RSH। VT का वैल्यू कितना है भाई 200 वोल्ट, RSH का वैल्यू कितना है 100, इसका मतलब कितना 1 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर। कितना आ गया 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, डीसी शंट मोटर है, ठीक है, इस टाइप से बन गई डीसी शंट मोटर। RA दिस इज बैक ए में PB, फील्ड रेजिस्टेंस RA, ये आ गए आपके पास फील्ड करंट, इधर आ रही है आर्मेचर करंट और यहाँ से आ रही है लाइन करंट। दिस इज अ सप्लाई वोल्टेज विच इज इक्वल्स टू 200 वोल्ट, इस टाइप से। ठीक है, तो जो आर्मेचर करंट आएगी एट नो लोड IANL, ठीक है, पहले IANL इज इक्वल्स टू व्हाट, लाइन करंट माइनस व्हाट, फील्ड करंट। एट नो लोड मोटर कितना करंट ड्रॉ कर रही है, 6 एम्पियर ड्रॉ कर रही है। ठीक है, एक्चुअली 6 एम्पियर भाई, ये IL है, IL एट नो लोड कितना है 6 एम्पियर है। ठीक है, ये नो लोड 6 माइनस ये 2 आ जाएगा, फील्ड करंट जो 2 एम्पियर है ना, तो आ जाएगी आर्मेचर करंट कितनी 4 एम्पियर। आर्मेचर करंट कितने आ जाएगी, IANL इज व्हाट, इट इज 4 एम्पियर, इस टाइप से आ गए। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो देखिए उसने जो बोला है, मुझे क्या पूछा है, उसने मुझे पूछा है रोटेशनल लॉसेस। क्या पूछा है, रोटेशनल लॉसेस। तो रोटेशनल लॉसेस के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रोटेशनल लॉसेस इज इक्वल्स टू
ई बी मल्टीप्लाई बाई आई ए, तो आपके पास तो ई बी है ही नहीं, तो ई बी निकाल लीजिएगा पहले। ई बी इज इक्वल टू व्हाट, वी टी माइनस आई ए आर ए, ठीक है। तो वी टी का वैल्यू कितना है भाई, सॉरी वी टी का वैल्यू कितना, हाँ 200 वोल्ट, और आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया है 1 ओम, सो दिस विल बिकम 200 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ जाएगा आपके पास 196 वोल्ट आ जाएगा ई बी, ठीक है। ई बी का वैल्यू कितना आ गया, 196 आ गया आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ रोटेशनल लॉसेस, तो रोटेशनल लॉसेस अपन आराम से निकाल लोगे। दिस इज 196 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट कितने 4 एम्पियर, तो दिस विल बिकम व्हाट 4 6 4 24, कैरी विल बी 2 9 6 9 4 36, दिस विल बिकम 39 4 1 1 प्लस 4 794 है, ठीक है। फिर भी मैं उसको एक बार देख लेता हूँ कि हम कैलकुलेटर मेरे पास है ही, तो मैं उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लेता हूँ कि 196 मल्टीप्लाई बाई 4 784 है क्या, अच्छा सॉरी ये 794 हो गया, 784 है। देखिए ऐसे गलतियाँ हो जाती है। दिस विल बी व्हाट रोटेशनल लॉसेस, पी रोटेशनल कितना आ रहा है आपके पास, दिस इज नथिंग बट 784 वाट आ रहा है, कितना आ रहा है 784 वाट आ रहा है। अब उसने पूछा क्या मुझे, उसने पूछा है कि नो लोड टॉर्क, द टॉर्क विल दैट विल बी प्रोड्यूस एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन विल बी, नो लोड टॉर्क के लिए मेरे पास देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क टी इज इक्वल टू K5 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट आई है। अब K5 मतलब उसने डीसी शंट मोटर बोली और उसने फाई के बारे में बोला है, मतलब कांस्टेंट ही हो, वैसे अगर उसने चेंज वगैरह के बारे में बोला नहीं, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट वन कांस्टेंट, सो दिस विल बिकम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट। मुझे नो लोड पे आर्मेचर करंट पता है, लेकिन केटी का वैल्यू पता नहीं, केटी कहाँ से लाओगे, ईबी की इक्वेशन से। सो ईबी कैसे निकालोगे, ईबी इज इक्वल टू K5 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन, सो K5 को मैं लिख देता हूँ KT, और ईबी का वैल्यू पता है मुझे, बिल्कुल भाई 196 है, मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन कितना है 2 बाय नो लोड पे कितना है 1000 आरपीएम, सो दिस विल बी 1000 डिवाइडेड बाय 60, इट्स टाइप से, तो ये कैंसिल, दिस विल बिकम 3, तो ये बन जाएगा ना 196 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 पाई इज इक्वल्स टू व्हाट KT। सो KT का जो वैल्यू आ जाएगा आपके पास, KT का जो वैल्यू बनेगा 196 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100 पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.8716 इस टाइप से आ गया KT का वैल्यू। अब अपन को पूछा कि भाई टॉर्क पूछा है एट दिस पर्टिकुलर कंडीशन, सो टॉर्क विल बी, KT का वैल्यू कितना 1.871 मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर करंट इज 4 एम्पियर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 7.486 न्यूटन मीटर। आप एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, हो सकता है कि जल्दी में मेरे से अगर कहीं पे गलती हो गई हो तो आप उसको रेक्टिफाई कर लोगे, ठीक है। आप फिर बाद में ये नहीं बोलोगे कि सर आपने तो आंसर गलत दे दिया, मैं पहले भी बोल रहा था अभी भी बोल रहा हूँ कि आप एक बार फिर उसको कैलकुलेट करके देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं पे जल्दी में, क्योंकि मैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं, क्योंकि वीडियो में पढ़ा रहे थे, वीडियो में क्योंकि अपन के लिए तो बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मतलब समझ सकते हो आप लोग, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो मतलब जल्दी में हो सकती है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमें पढ़ाना ही नहीं आता है, मतलब कैलकुलेट ही करना नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने जो एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन थे उसके ऊपर जितने न्यूमेरिकल्स थे ज़्यादा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी, और जो ये वाला टॉपिक है मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, और बाद में बात करेंगे अपन नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के बारे में, ठीक है। ओके, थैंक यू।